जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो भारतीय संविधान है उसका जो विकास हुआ है, कैसे उद्भव हुआ है भारतीय संविधान के विकास का। उससे पहले कुछ एक्ट आए और जो शीर्ष यानी कि स्टेप बाय स्टेप चले, जिससे कि भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले पढ़ते हैं हम जो भारतीय संविधान की जो विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। आपने एक युद्ध याद करा होगा 1764 का। तो 1764 का युद्ध आपको सभी का याद होगा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो बना, जो ब्रिटिश सरकार थी, सबसे पहले जो उन्होंने अपनी पीढ़ी जमानी चालू करी वो बक्सर के युद्ध से जमानी चालू करी। तो यहीं से आगे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार की सत्ता जम गई। वहीं से आगे को हम पढ़ते हैं तो हमारा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद संवैधानिक विकास की प्रक्रिया आरंभ की गई, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत में धीरे धीरे किया जा सके। तो मैंने आपसे बताया, देखो ये 1765 है, इससे एक साल पहले आप जाओगे तो उसमें हुआ था हमारा बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो किस किस के बीच में है, ब्रिटिश सरकार और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और सही है और शाह आलम द्वितीय, इसके बीच में ये युद्ध हुआ था। लेकिन किसने जीता? जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो ने क्या करा, सभी को हरा दिया। उसके बाद में क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार की उसकी शासन बढ़ता चला गया। तो यहीं से आता है आपका क्वेश्चन, तो विस्तार कैसा हुआ? धीरे धीरे हुआ। अब देखते हैं ये जो विकास हुआ ये दो टाइपों में बट गया। पहला पढ़ेंगे आप कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास। तो ये जो रहा है, देखो कंपनी के अधीन रहा है, तो कंपनी का अधीन रहा है 1773 से 1858 तक कंपनी के अधीन आता है। और सम्राट यानी कि सम्राट शासन के अधीन जो संवैधानिक विकास था ये कब से आया? 1858 से 1947 तक। इसका मतलब है कि ये जो आता है सम्राट शासन का मतलब कि डायरेक्ट ये कंपनी के हाथों में था, ये कंपनी के हाथों में डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के हाथों में ये कहानी पहुंच गई। कब से? 1858 से 1947 तक। क्लियर है आपको? तो अब पढ़ेंगे, पहले जो हम पढ़ेंगे वो कंपनी के अधीन शासन पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ते हैं सबसे पहला हम रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आ रहा था आपका? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें क्या था, देखो जो अब आपसे पूछा था कि हमने कंपनी के अधीन हम वो पढ़ते हैं शासन, कंपनी के अधीन कब से कब तक रहा है? तो ये रहा था 1773 से 1858 तक। तो इसके अंतर्गत देखो क्या आता है, देखो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद में क्या हुआ, 1700 देखो एक्ट आया, फिर हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसी के बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर आया ईस्ट इंडिया ऑफ एक्ट, 1786 का अधिनियम आया। इस प्रकार 1853 का चार्टर एक्ट आया और 1833 का एक्ट आया। क्लियर है आपको? और 1843 का एक्ट बढ़ा। तो ये जो आए हैं हमें, ये शासन कंपनी के अधीन थे। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर 1 पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। सही है? तो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे हम सबसे पहले इसमें। सही है बच्चों? तो उस समय देखो, अब जो कंपनी का अधीन यानी कि मैंने कहा था कि कंपनी का अधीन था और ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्ट जो ब्रिटिश सरकार थी उसका हाथों में था। तो जो ब्रिटिश का हाथों में था उसको कहते हैं ताज का शासन। ताज का शासन किसके हाथ में था? ब्रिटिश सरकार के, क्योंकि हुकूमत किसकी चल रही थी उस टाइम भारत में? ब्रिटिश सरकार की। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे हम 1857 का जो भारतीय शासन अधिनियम था ये कब से कब तक रहा? 1858 से 1947 तक। तो इसके जो स्टेप बाय स्टेप यानी कि कुछ पीढ़ी करती गई, तो ऐसे कुछ अधिनियम पारित हुए, जैसे कि 1861 का, 1892 का, 1909 का और 1919 अधिनियम 1935। तो इस प्रकार कहाँ तक आए हैं हम? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक ये स्टेप बना। सही है? तो अब जो पढ़ेंगे हम कंपनी के अधीन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे हम सब में पहला। तो देखते हैं अब रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? भारतीय संवैधानिक विकास की पहल मील का पत्थर, यानी कि जो भारतीय संविधान की पहली जो सीढ़ी बनी वो क्या बनी? रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर है? तो पहली सीढ़ी क्या बनी है? रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या था, इसके माध्यम से जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद में पहली बार भारत के मामलों में हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का मतलब है भारत यदि कुछ कार्य कर रहा है तो उसमें क्या ब्रिटिश लोग थे उसमें हस्तक्षेप कर देते थे, यानी कि उसकी जो कोई भी बात करते थे वो उस पर वह लागू नहीं करते थे। तो पहला हस्तक्षेप किया, कंपनी के प्रशासन एवं राजनीतिक कार्यों में मान्यता दी गई। क्लियर है आपको? यहीं से देखते हैं हम इसका उद्देश्य क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट का जो उद्देश्य था तो ये था कंपनी के व्याप यानी कि कुप्रशासन। कुप्रशासन का मतलब होता है कि कमजोर शासन, एक भ्रष्टाचार को दूर करना, यानी कि भ्रष्टाचार को, जैसे कि रिश्वतखोरी को, इसको मामलों को दूर करना था। सही है? तो इसमें क्या, इस एक्ट के समय इंग्लैंड के, जो आपसे पूछा जाएगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस समय जो प्रधान जो ब्रिटेन के
ब्रिटेन किसका अंतर्गत आता है, इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड के जो पीएम थे यानी कि प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, आपसे इस तरीके से पूछ सकता है। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट इसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं। तो मुख्य बातें क्या है, देखो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पहले कब से रखी गई, रेगुलेटिंग एक्ट में रखी गई। सेकंड है आपका बंगाल का जो गवर्नर हुआ करते थे, अब क्या कहें वो बंगाल का, देखो पहले जो गवर्नर हुआ करते अब क्या हो गया, वो बंगाल के गवर्नर जनरल पद दिया गया, गवर्नर से गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो सर्वप्रथम आपसे पूछा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने हैं, तो वो कौन बने आपके, वारन हेस्टिंग्स कहलाया, तथा मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर के अधीन रखे गए। इसका मतलब क्या होती थी, मैं आपको बता दूं कि जो पहले सब जो हमारी बंगाल प्रशासन चल रहा था उस टाइम पर, तो उसमें 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, एक कोलकाता प्रेसिडेंसी, मुंबई और मद्रास। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके तहत क्या हुआ, जो कोलकाता प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन मुंबई और जो चेन्नई यानी कि मद्रास थी, ये दोनों कंपनी उसके अधीन कर दी गई। जो गवर्नर जनरल था उसने कह दी कि जो शासन बनागा कोलकाता प्रेसिडेंसी, जो भी शासन बनाएगी या अधिनियम बनाएगी वो दोनों प्रेसिडेंसी में लागू हो जाएगा, मुंबई में और मद्रास में। क्लियर है आपको। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वारन हेस्टिंग। ये आपको सन भी बताया आपको कब से बना है, 20 अक्टूबर 1773 को बने थे। उसके बाद में देखो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की बनाने की घोषणा कर दी गई, कब, रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन कब बनाए, 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जो कहाँ बना था आपका, कोलकाता में बनाया गया। इसमें क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, आपसे पूछा जाए कि जो उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको याद रखना है वो थे सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे, तथा 3 अन्य में कौन कौन से थे, जॉर्ज चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड, ये 3 व्यक्ति अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं इसे बंगाल, इसका मतलब है कि रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांतों सहित सभी ब्रिटिश विषयों पर सर्वोच्च जो न्यायपालिका का दर्जा दिया गया, यानी कि सबको न्यायपालिका का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के जो कर्मचारी यानी जो कंपनी का अधीन थे कर्मचारी निजी व्यापार करने के अलावा भारतीय के उपहार रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि मुख्य बातें क्या थी, इसमें भ्रष्टाचार को दूर करना था। तो भ्रष्टाचार के अंतर्गत उपहार और जो रिश्वत देती थी उसको भी क्या करा, प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि बंद कर दिया गया बिल्कुल। अब आता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या था, तो देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक आया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये 2 आए। तो इसमें क्या था, इसके जरिए ब्रिटिश सरकार का सशक्त नियंत्रण किया गया, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था इसमें जो भारतीय सरकार थी इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि जो पूरे जो हुकूमत चलती थी वो किसकी चलती थी, ब्रिटिश सरकार की। तो आपको क्लियर है। तो कंपनी के लिए राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी अनिवार्य थी। सेकंड देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता हेतु, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी सदस्य हेतु यानी कि 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो सर्वप्रथम आपसे पूछा गया सदस्य कार्यकारी डायरेक्टर कौन बने हैं, तो जॉन कैलिब्रिंग। इसका मतलब है कि वारन हेस्टिंग ही उस टाइम थे। तो जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बारवेल और फिलिप फ्रांसिस, तो ये 4 व्यक्ति कौन कौन थे, प्रथम जो कार्यकारी सदस्य थे, 4 सदस्य कार्यकारी सदस्य थी उसमें 4 व्यक्ति हैं। तो ये चारों व्यक्ति को वहाँ पे याद करना है। देखो जॉर्ज कैलिब्रिंग और जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बारवेल और फिलिप फ्रांसिस, तो ये 4 व्यक्ति आपके हैं, तो ये याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं परिषद में गवर्नर जनरल का जो नियम था वो अध्यादेश और विनियम बनाने की शक्ति दी गई। अब आपसे पूछा है किस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, तो वो किस अधिनियम के तहत दी गई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। आपसे पूछा है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो देश अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं। जबकि वहीं मैं आपको बता दूं कि जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं वो करते हैं 213 के अंतर्गत। क्लियर है आपको। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम तो नेक्स्ट अब क्या था हमारा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। 1781 यानी कि ये क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां बच गई उसको पूरी करने के लिए लाया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। तो इसके मुख्य क्या थी, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों का मतलब ये होता है कमियों को दूर करना हेतु 5 जुलाई
1784 को पारित हुआ। अब इसका अन्य नाम क्या था? सेटलमेंट ऑफ एक्ट का जो अन्य नाम था वो किस नाम से जाना जाता? तो डिक्लेरेटिव एक्ट या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के नाम से भी प्रचलित है। तो इसके अन्य नाम आपको ये दोनों भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि डिक्लेरेटिव एक्ट और अमेंडिंग एक्ट भी देखने को मिलेंगे। इसका लाना क्या था? जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाना था, ये क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? तो मुख्य उद्देश्य था सुप्रीम कोर्ट और जनरल गवर्नर के बीच शक्तियों का संतुलन बनाना। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट था हमारा कहाँ बनाया गया था? सर्वप्रथम कोलकाता में बनाया गया था। तो जो कोलकाता के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जनरल गवर्नर जो बंगाल का शासन देख रहे थे, इनके बीच जो संबंध स्थापित करने के लिए, यानी कि कोई भी उच्चतम न्यायालय शक्ति बनाएगा तो जनरल गवर्नर के पास पहुंचेगी, और कोई जनरल गवर्नर जो शक्ति बनाएगा वो मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंचनी चाहिए। तो इस प्रकार जो शक्ति का बनान मिलता है, उसके लाने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। क्लियर है आपको? अब इसकी जो प्रमुख एक्ट है, इस प्रमुख एक्ट की जो मुख्य बातें हैं वो आप जानेंगे कि मुख्य बातें क्या क्या थी इसमें। तो कलकत्ता की सरकार, अब जो कलकत्ता की पहला सरकार थी, कलकत्ता की सरकार बंगाल के साथ बिहार, उड़ीसा और श्री यानी कि हेतु विधि बना सकती थी। यानी कि इसका मतलब क्या है? ये तीनों प्रेसिडेंसी थी, मैंने आपको बताया है कलकत्ता, मुंबई और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी थी। अब क्या हो, ये अलग अलग विधि ने बनाकर अब क्या करती थी, अगर कोई सी भी एक विधि बना गई, कोई सी भी प्रेसिडेंसी थी एक विधि बनाती है, कोलकाता जैसे कि कोलकाता एक विधि बनाती है तो वो मद्रास में भी लागू होगा और मुंबई प्रेसिडेंसी में भी लागू होगा। सही है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कमी हुई। अब इससे क्या हुआ? इससे क्या क्या हानि हुई? तो जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कमी हुई, कंपनी के सेवक गवर्नर जनरल काउंसिलिंग अपने कार्य करने के लिए दौरान कार्यवाही हेतु सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार के बाहर हो गए। सही है आपको? अब आगे देखते हैं हम इस आगे। तो इसका और क्या था? देखो, एक कमी हो गई, दूसरी है राजस्व एवं राजस्व वसूली संबंधी मामलों में भी कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं रहे। मतलब जो राजस्व यानी कि आपको देखा है कर लगते हैं, तो वो कर भी क्या थे, अब जो थे वो क्षेत्राधिकार में नहीं रहे। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। जो सुप्रीम कोर्ट था, अदालत का जो भौगोलिक अधिकार केवल कलकत्ता तक ही सीमित हो गया। पहले जैसे कि पूरे भारत, मतलब पूरे भारत में लगता है, तीनों प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, अब क्या हुआ, वो केवल कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में ही सीमित रह गया। फिर इस अधिनियम भारत के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करके कार्यपालिकाओं को न्यायपालिका है से अलग करने का प्रयास किया गया। देखो, कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका के जो अंतर्गत आती हैं वो केंद्र सरकार जितने भी कार्य करती है वो कार्यपालिका के अंतर्गत करती है। कार्यपालिका जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जो आते हैं वो सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, जो न्यायपालिका होती है इसके अंतर्गत होते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, ये जो होते हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं आपके? तो जो न्यायपालिका है इसके अंतर्गत आते हैं। सही है। देखते हैं अब जो आगे है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया आपका क्लियर? ये आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कहीं भी कोई कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब जो इसका आगे पढ़ेंगे हम एक्ट पढ़ेंगे, वो 1784 का पढ़ेंगे। देखो, आपसे पूछा जाएगा किसी ने कि ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया था भारत में, तो आपका आंसर क्या होगा? 1784। तो 1784 में ये भी क्या था, मुख्य बातें क्या थी इसकी? पहले मुख्य बातें पढ़ेंगे हम कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ यह है कि जो भारत और ब्रिटिश थी उसमें मतभेद होना, कि यदि कोई वहाँ की शासन है तो उसमें जो था, यानी कि 3 सदस्य यदि ब्रिटिश सरकार के रखे जा रहे हैं तो उसमें 1 सदस्य भारतीय रखा जाता था, जिसमें कि इसमें दोहरा प्रशासन दिखा गया। सही है। तो इसमें भी 2 बोर्ड बने। यानी देखो, मैंने आपसे पहले बताया था, इसमें एक बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसमें जो पढ़ते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, देखो व्यापारिक मामलों के लिए कुल सदस्य कितने थे आपके? 6। कोरम के लिए 3 सदस्य, यानी कि कुल सदस्य इसमें 6 थे। जबकि मैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करूं तो इसमें 4 सदस्य होते थे आपके। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नियंत्रक बोर्ड आता है जिसमें कि 15 सदस्य होते थे, जो भारत के वायसराय थे। ये उसकी सहायता या भारत के सचिव की सहायता के लिए बोर्ड ऑफ नियंत्रण भी लाया गया एक, उसमें 15 सदस्य हुआ करते थे। तो आपके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भारत के जो मंत्री होते थे, देखो मंत्री, वित्त मंत्री, 4 प्रिवी काउंसिलिंग रहते थे। देखो, कोई अब आपसे पूछा जाए कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वे कितने प्रकार का होते हैं, तो वे भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। महत्वपूर्ण मामलों पर जो गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप वीटो पावर है, जैसे कि वीटो पावर का मतलब ये होता है जैसे कि किसके पास होती है हमारी, ये राष्ट्रपति के पास होती है वीटो पावर।
और भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिसने कि वीटो पावर का प्रयोग किया है, तो वो कौन हुए हैं? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह ने सर्वप्रथम वीटो पावर का प्रयोग किया है। तो अब इसका मतलब ये होता है, यदि कोई गवर्नर जनरल है, कोई मान लो कोई प्रेसिडेंसी में कोई अधिनियम बना और वो गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आया, तो जो गवर्नर जनरल होते थे उस चीज को मतलब उसे लागू भी कर सकते थे और लागू नहीं भी कर सकते थे। इसके लिए गवर्नर जनरल उसके लिए कोई लागू नहीं होगा, यानी कि उसके लिए बाध्य नहीं है, वो अपनी मर्जी का खुद मालिक होगा कि वो क्या करना है क्या नहीं। उसको महत्वपूर्ण मामलों पर गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है। क्लियर हो गया आपको? तो गवर्नर जनरल भारत में सभी ब्रिटिश सैनिकों का कमांडर इन चीफ होता है। जैसे कि आपसे देखा होगा कि जो हमारी बीएसएफ है या थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, तो इसके अलग अलग चीफ कमांडर होते हैं, क्योंकि जो एडमिरल होते हैं, जनरल होते हैं। तो सही है, इस प्रकार ये क्या होता था, जो गवर्नर जनरल होता था वो कमांडर इन चीफ होता था। तो आपको ये याद रखनी है, कमांडर इन चीफ। ब्रिटिश सरकार की कंपनी के मामले और प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण मिला। हालांकि कंपनी के व्यापार हस्तक्षेप की नीति जारी की गई। हस्तक्षेप का मतलब जारी, जो पहले हस्तक्षेप की नीति थी, यानी कि कुछ भी किसी के मामले में कहता हूं कि तुम यदि कोई दो व्यक्ति बात करें आपस में, तीसरे व्यक्ति उसमें आकर टांग अड़ा दे तो उनका मामला विफल हो जाता है। इसी प्रकार कहते हैं कि जो अब वे बात कर रहे हैं, अब तीसरा कोई भी आकर उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस प्रकार जो शांतिपूर्वक मामला किया जाने लगा। यह पहली बार जब कंपनी की संपत्ति पर ब्रिटिश अधिकार दिया गया। यह पहला अधिनियम था जिसमें जो ब्रिटिश सरकार थी उसे संपत्ति पर अधिकार दिया गया। पिस्ट एक्ट को लागू करने हेतु लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपका जो श्रेय जाता है, देखो ये बताता है कि पिस्ट इंडिया एक्ट कब आया था 1784 में। इसका जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही इसका श्रेय जाता है, इसके द्वारा नियुक्त किया गया। पिस्ट इंडिया एक्ट कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों में एक दूसरे से अलग कर दिया गया। यानी कि जो व्यापारिक मामले थे, एक तो व्यापारिक मामले होते हैं जो दूसरे देश से करते हैं, और एक होते हैं राजनीतिक मामले। तो इनमें क्या हुआ, ये अलग अलग दोनों कर दिए गए। अब देखो ऊपर ये हमने मुख्य बातें पढ़ी थी, तो अब देखो ये पढ़ते हैं हम कि अब आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस टाइम में जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। उसी प्रकार आपको याद रखना, जब 1784 पिस्ट इंडिया एक्ट आया तब उस टाइम इंग्लैंड के यानी कि ब्रिटिश जो पीएम थे वो कौन थे? तो विलियम पिट के नाम पर विलियम पिट थे उस टाइम प्रधानमंत्री। और रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन को कुशल और जिम्मेदारी बनाने के लिए लाया गया। तो आपको याद रखना चाहिए यहाँ से एक क्वेश्चन कि जो 1784 का पिस्ट इंडिया एक्ट आया था उस समय जो ब्रिटिश सरकार के पीएम कौन थे? तो वो कौन थे? विलियम पिट। क्लियर है आपको? अब चलते हैं जहां हम पहले चल रहे थे। अब देखो आता है हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया 1786 का। 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम पढ़ेंगे तो इसमें क्या था? इस अधिनियम ने कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के तौर पर काम करना की अनुमति दे दी। यानी कि जो भैया गवर्नर जनरल थे, सर्वप्रथम क्या गया, इन्हें ही ऐसा पद मिला है जो गवर्नर जनरल भी हैं और चीफ इन कमांडर बने हैं। इसी के विरोध में आपको पता होगा कि जब इसे पूरी कमियां दूर करने के लिए एक शक्ति बनाई गई थी और ये कह गई थी कि उसमें लागू करने के लिए वो मान्य नहीं है, तो वॉरेन हेस्टिंग ने त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद में उससे क्या कहा गया था, उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसके लिए भी, कमांडर इन चीफ के लिए, और फिर दोबारा बना था वो वॉरेन हेस्टिंग। सही है। अब देखो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कॉर्नवालिस को भूमि न्यायपालिका और प्रशासन सुधारों की स्थापना करने और ब्रिटिश सेना और प्रशासन को पुनर्गठित करने हेतु जाना जाता है। जो कॉर्नवालिस से इसे किस लिए जाना जाता? भूमि में सुधार के लिए। न्यायपालिका का जो गठन किया था सर्वप्रथम वो किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। प्रशासन की सुधारों में नींव भी किसने रखी है? कॉर्नवालिस ने। सही है। तो विशेष जिम्मेदारी का कार्य कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? सही है। के लिए गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद निर्णय को रद्द करने के खुद के निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। यानी कि इसका मतलब यह था कि इसमें पूर्णतः वो वीटो पावर थी आपकी, जे वीटो पावर का प्रयोग कर सकता था इसमें, कि कुछ भी नियम वो अपने आप बना सकता है। अब देखते हैं हम 1793 का एक्ट आया था। 1793 एक्ट क्या है हमारा? सही है। तो 1793 का एक्ट पढ़ते हैं हम। तो अब आता है आपका 1793 का चार्टर एक्ट। देखो चार्टर एक्ट होते हैं कि मतलब कुछ जो कमियां रह जाती हैं किसी अधिनियम में, तो उसके लाने के लिए जो जाते हैं उसे कर देते हैं हम चार्टर एक्ट।
क्लियर है आपको। तो चार्टर एक्ट क्या है हमारा, इसमें था 1793 ईस्वी में कंपनी के वाणिज्य। कंपनी का वाणिज्य का मतलब है जो जितना भी हमारा गणितीय व्यापार यानी कि जो भौगोलिक व्यापार होता है विशेष अधिकार को अपने 20 वर्षों तक, यानी कि जो चार्टर एक्ट आया 1793 का, इसे क्या गया अगले 20 वर्षों के लिए इसे बढ़ावा दे दिया गया कि ये जो अधिनियम बनेगा ये अगले 20 वर्षों तक रहेगा, क्योंकि ये कुछ सफल हुआ। सही है। इसके लिए इस एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल को के लिए जो काउंसिलिंग द्वारा क्या कर दिया गया, तो जो कॉर्नवालिस द्वारा काउंसिलिंग के निर्णयों के ऊपर अधिकार शक्ति के प्रावधान को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों के साथ प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक विस्तृत कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि जो सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस हुए हैं इसे ऐसी शक्ति दे दी गई थी कि जो मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जो ये अधिकार बनाता था वो किसे सहन करना होगा, यानी कि कानून बनाना होगा मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को। क्लियर है आपको। अब देखते हैं, अब इसमें क्या था, सभी सदस्य एवं कर्मचारियों को भुगतान भारतीय राजस्व के लिए दिया जाने लगा। यानी कि जो भुगतान था, देखो पहले जो भुगतान मिलता था जितने भी सदस्य थे, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, 4। तो 4 जो सदस्य थे इसमें क्या होता था, जो वेतन दिया जाता था उन्हें तो भारत के जो राजस्व से दिया जाता था उन्हें। सही है। तो अब ऐसा क्या आगे चलेंगे तो 1833 का अधिनियम आगा, उसमें जो होता है ये शासन यहाँ से खत्म करके जो ब्रिटिश राजस्व से उन्हें वेतन दिया जाना चालू हुआ। इसका मतलब ये था कि देखो जो कार्य करने आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ब्रिटिश सरकार के, व्यक्ति कहाँ के हैं, ब्रिटिश लोग के हैं, और जो उन्हें वेतन दिया जा रहा है वो ब्रिटिश सरकार से नहीं दिया जाता था उन्हें वेतन। तो उन्हें वेतन जो दिया जाता था वो दिया जाता था जो भारत है, जो हमारा भारत है, भारत में जितना पैसा आया तो जो उन पैसों में से उन्हें को वेतन दिया जाता था, इसे वो कहते हैं भारतीय राजस्व। क्लियर है आपको। ये व्यवस्था भी कब चली गई, 1919 तक जारी रही। जो ये भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाता था ये कब तक चला है, 1919 तक। 1919 को आप एक कहानी याद आ रही होगी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार हुआ था। जनरल लॉर्ड डायर ने क्या कहता उस पर, लोगों पर, निहत्थों पर गोली चलवा दी थी। सही है दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड, आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी तो बने रहे हमारी वीडियो से। चलो अब देखते हैं हम, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे को बॉम्बे मद्रास, यानी कि बॉम्बे का मतलब है बम्बई एवं मद्रास की सरकारों पर अधिक नियंत्रणी, यानी कि नियंत्रण का मतलब है पूरा कंट्रोल करना शक्ति मिली। इसमें क्या है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत क्या आता था आपको पता होना चाहिए, कलकत्ता। तो कलकत्ता किसके अंतर्गत आता है, बंगाल के अंतर्गत आता था। और मुंबई और जो मद्रास थी इसमें संयुक्त मिला दिया गया और उस पर नियंत्रण बना दिया गया। तो कमांडर इन चीफ अब क्या था, गवर्नर जनरल काउंसिलिंग का सदस्य नहीं रहा। देखो चीफ इन जो गवर्नर जनरल था अब क्या कर दिया गया इसे, पहले तो मतलब जो जनरल गवर्नर हुआ करता था वो कमांडर इन चीफ हुआ करता था सेना का, लेकिन अब क्या कर दिया, इस सदस्य को हटा दिया गया और बाद में आगे चलकर 1833 में एक सदस्य बनाया जाता है जिसे कहते हैं विधि सदस्य। तो विधि सदस्य को आपसे पूछा जाए कि विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य कब बनाया गया था, तो आपको याद होना चाहिए 1853 में। किसका समय आ जाता है, लॉर्ड डलहौजी का। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में विधि अध्यक्ष को पूर्णतः अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर है आपको। तो अब चार्टर एक्ट पढ़ते हैं हम। 1813 का चार्टर एक्ट आता है हमारा। इसमें कंपनी के अधीन पत्रों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ावा दिया। देखो 1793 का आया था, उसे भी 20 वर्षों के लिए अगले बढ़ावा दिया गया। 1793 से 20 जोड़ा तो कितना आ गया मिलकर 1813। अब इसमें यदि 20 वर्ष जोड़ देते हैं हम तो कितना आ जाएगा 1833। क्लियर है आपको। तो 20-20 वर्ष के अंतराल पर क्या गया, बढ़ावा दिया गया। इसमें क्या था सर्वप्रथम, इसमें पहली बार ब्रिटिश सरकार क्षेत्रों को संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया गया। इसका मतलब यह है कि जो भारतीय संविधान बनेगा सर्वप्रथम जो मतलब जो संवैधानिक क्षेत्र दिया गया था वो संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किस उसमें दिया गया था, अधिनियम में। तो आपको याद होना चाहिए 1813 के अधिनियम में। इस एक्ट को क्या था, इसे क्या कहते थे, ईस्ट इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया एक्ट क्या था, 1713 के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया एक्ट को 1813 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो मुख्य बातें हैं यानी कि इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें भारत में कंपनी का जो व्यवसाय यानी कि भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार का मतलब यह होता है जब एक ही व्यक्ति बेचने वाला हो यानी कि और एक ही व्यक्ति खरीदने वाला हो। मान लिया कि जैसा कि हमारा एकाधिकार चल रहा था चीन के साथ कि चीन से हम कुछ मंगवाते थे कुछ वस्तुएं और चीन हमारे यहाँ से व्यापार करता था, तो उसको क्या कहेगा चीन। अब जो वो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ एक व्यापार बनाए रखा गया। वो कौन सा व्यापार था, चाय का व्यापार।
तो चाय का व्यापार जो था वो चाय के व्यापार को छोड़कर अन्य जितने भी हम व्यापार करते थे चाइना से, उनको सबको रद्द कर दिया गया। क्लियर है आपको? कुछ सीमाओं के साथ अभी भी ब्रिटिश व्यापार भारत में व्यापार कर सकते थे। मतलब कुछ ऐसा क्षेत्र था, मतलब चाइना को छोड़कर कुछ ऐसे क्षेत्र थे हमारे कि मतलब वहां पर हम व्यापार कर सकते थे। इसी में ईसाई कमिश्नरियों, तो ईसाई कमिश्नरों को भारत में धार्मिक और नैतिक सुधार के लिए, इसका मतलब है कि राजनीतिक, यहाँ पर राज यानी कि राज हट गया है, तो यहाँ पर कर देंगे धार्मिक और राजनीतिक सुधारों की अनुमति दी गई। इसमें यह था जो ईसाई मिशनरियां आई थी भारत में, यानी कि धर्म प्रचार के लिए आई थी। ईसाई मिशनरियां कहाँ से आई थी? हमारी ये चाइना से आई थी। तो ये प्रचार करने के लिए किसका आई थी? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो इसमें धर्म करती थी और राजनीतिक व्यापार चालू हो गया। शिक्षा में सुधार के लिए, अब आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि ऐसा कौन सा अधिनियम आया है जिसके लिए जो ब्रिटिश सरकार थी भारतीय शिक्षाओं के लिए 1 लाख रुपए देती थी? तो ये जो आया हमारा नियम 1813 का अधिनियम आया। इसके तहत जो ब्रिटिश सरकार थी भारतीय शिक्षाओं के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 1 लाख रुपए खर्च करती थी। क्लियर है आपको? तो कंपनी के क्षेत्र में देखो, अब यहाँ पर शिक्षा सुधार के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान करती थी प्रत्येक वर्ष में भारतीय शिक्षाओं के लिए। ब्रिटिश सरकार के क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र का प्रचार हुआ। पश्चिमी क्षेत्र यानी कि पश्चिमी शिक्षा का मतलब यह है कि मतलब जो पिछड़ा हुआ राज्य है हमारा, और पश्चिमी यानी कि पहले जो गुजरात यानी कि सूरत से लागू हुई थी ये प्रथा, तो इसलिए कह रहा है पश्चिमी शिक्षा, यानी कि सूरत कहाँ पड़ता है आपका? तो गुजरात में। और गुजरात का एक मात्र ऐसा बंदरगाह है जिससे कि मुक्त व्यापार होता है, जिसे बोलते हैं आप कांडला बंदरगाह। सही है? तो कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व सहित वाणिज्य लाभ पर नियंत्रण करते हुए इनको क्या करा? इन खातों को पृथक करने का प्रावधान कंपनी लाभांश कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था? 5%। यदि कोई भी इस वाणिज्य में, यानी कि जैसे कि वाणिज्य लाभ जो है, इसका मतलब यह है कंपनी के क्षेत्र में यदि शिक्षा है हमारी, शिक्षा के अंतर्गत यदि कोई भी खाते खोले जाते हैं जिसको आप बोलते हैं, जैसे कि आप बोलते हो क्या? स्कॉलरशिप, कि आपकी स्कॉलरशिप आ चुकी है बच्चों। तो स्कॉलरशिप का मतलब ये होता था कि इसमें कितना % आता था, यानी जितनी शिक्षा होती थी उससे 5% आपको स्कॉलरशिप के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि आप बहुत फीस भरते हो और आपका कम पैसा आता है, तो वो भी आपके परसेंटेज के रूप में ही आता है बच्चों। क्लियर है आपको? तो भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तिगत करने के टैक्स लगाए जाने की शक्ति मिली। यानी कि इसका मतलब है कि भारत में जो स्थानीय कर थे, कोई स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर टैक्स लगाने की शक्ति भी इसी नियम के अंतर्गत की गई। तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाए गए कानून का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य किया गया। यानी कि यह नियम लागू कर दिया गया कि भैया कोई भी स्थानीय सरकार होगी तो उस व्यक्तियों पर टैक्स लगाया जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। तो चार्टर एक्ट ऑफ, अब देखो 20 साल के लिए बढ़ावा दिया गया था। किसे दिया गया था? जो हमारा 1813 का एक्ट आया था, अब इसमें 20 साल बढ़े तो क्या आया हमारा? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का। इसमें क्या थे? इसके आप मुख्य बातें पढ़ोगे तो इसे क्या कहते हैं? देखो, इसका अन्य नाम से भी जान लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेंट हेलेना अधिनियम। तो सेंट हेलेना अधिनियम भी कहते हैं किसे? चार्टर ऑफ एक्ट को, 1833 वाले को। इसमें क्या था? यह एक्ट इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। अब आपसे पूछ जाए कि 1833 का चार्टर एक्ट आया, वो क्या क्या कारण था उसका आने का भारत में? तो भारत में क्या आने का कारण था? जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, इसका आने का कारण यही था कि जो हमारा इंग्लैंड था उसमें औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत कितने आती हैं? जैसे कि कृषि आती हैं और सभी चीजें औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आपकी आ जाती हैं। तो इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, देखो मुख्य बातें हैं, सारी मुख्य बातें हमने बीच में इसलिए रखा ताकि आप अच्छे से समझ जाओ कि दोनों इसके जो फैक्ट हैं आपके दोनों इस तरीके से चल रहे हैं, 2 पार्टों में डिवाइडेड हो गए। तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर जितने भी व्यवसाय चलते थे भारत के, अब देखो मैंने आपसे बताया था कि ईसाई में एकाधिकार भारत का चल रहा था, किसे? चाइना से। लेकिन उस टाइम एकाधिकार को समाप्त करके एक चाय का व्यापार ऐसा था जो कि चीन के साथ मिला दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ? इसमें 1833 के अधिनियम में जो चाय का व्यापार था चाइना के साथ, उसे भी पूर्णतः बंद कर दिया गया। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उस पर भारत ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया कि भारत कहीं से भी व्यापार नहीं करेगा, केवल अब जो व्यापार करेंगे वो हम करेंगे। तो यहीं से जो ब्रिटिश का दबदबा चालू होता है वो 1833 के अधिनियम से चालू होता है बच्चों। तो यहीं से पढ़ेंगे। बंगाल गवर्नर जनरल अब जो था वो अब देखो जो पहले भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब क्या हो गए? वो पूरे भारत के हो गए। तो अब वहां से आगा कि बंगाल का जो जनरल गवर्नर था अब क्या कहलाया जाएगा? वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया गया।
और जो है प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बने थे वो कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने थे। और आपसे ये याद आ रहा होगा, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया है। और किसके प्रयासों से किया है? तो आपको पता होना चाहिए, राजा राम मोहन राय के सहायता से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। एक्ट ऑफ के तहत पहली बार सरकार ब्रिटिश अधिनियम पर पूर्ण क्षेत्र अधिकार कर दिया गया। इसका मतलब मैंने आपसे बता दिया है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने पूर्णतः भारत पर प्रतिबंध लगा दिया कि भारत कहीं से भी व्यापार नहीं करेगा। इतना है, भारत के जो गवर्नर जनरल को समूचे यानी कि समूचे ब्रिटिश सरकार के विधायी असीमित यानी कि असीमित अधिकार, यानी कि जो जितने भी असीमित अधिकार थे यानी कि जो फैला हुआ था उस मिले। वहीं मद्रास मुंबई के गवर्नरों को विधायिका शक्ति को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि मुंबई और जो हमारी थी ये सारी शक्ति समाप्त कर दी गई। अब देखो मुक्त हो गई, इसका मतलब ये था, पहले मैंने आपसे बताया था कि ये कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी थी वो अधिनियम बनाती थी और इनमें मुंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी इसमें क्या होता था, इन्हें पूर्णतः लागू करना होता था। लेकिन इस अधिनियम में क्या हुआ कि भैया अब जो ये लागू थी, अब एक प्रथा आई कि मुंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है इन्हें इससे मुक्त कर दिया गया कि भाई अब ये भी अपना एक अधिनियम बना सकती है कि अपना एक शासन चला सकती हैं। अब आपसे पूछा जाए कि सिविल सेवकों की भर्ती, आपसे पूछा जाए जो भारतीय सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली अपनाई गई वो किस अधिनियम के तहत अपनाई गई थी, तो वो आपकी अपनाई गई थी 1833 का अधिनियम के तहत शुरुआत। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध स्वरूप प्रावधान समाप्त हो गया। जो है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था इसके विधि संपूर्ण हो गया। अब इसी में क्या होता है और कहा गया कि केवल जन्म, देखो आपने एक तो पढ़ी होगी आईपीसी धारा पढ़ी होगी और एक सीपीएससी धारा पढ़ी होगी आपने, और पढ़ी होगी एक भारतीय संविधान की धारा। तो भारत में 3 धाराओं का उल्लेख मिलता है, संविधान की धारा, आईपीसी की धारा, जो कि एसआई में पूछी जाती है। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहा गया है कि केवल जन्म, जाति, वर्ग, धर्म या जन्म के आधार पर किसी के पद या सेवा की वंचित नहीं किया जाएगा। यदि कोई किसी की जाति, वेद या जन्म से कोई भी कहता है कि काला, गोरा, भूरा यानी कि उस जन्म का है, यदि तुम ऐसा कहते हो तो भारतीय संविधान के तहत धारा 87, तो 87 के तहत उसे क्या हो सकती है, सजा सुनाई जा सकती है। क्लियर है आपको? तो आपको धारा याद रखनी है। धारा क्या है आपकी, यहां से देख लो, जो आपकी धारा है 87, भारतीय संविधान की धारा 87 के अंतर्गत जाति मूलभूत यानी आधार पर किसी का भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया, जबकि ऐसा था कि इसे लागू नहीं किया गया क्योंकि 1857 में चलकर इसी का मुद्दा कारण बना, जिससे कि 1857 की क्रांति आई। क्योंकि उसका तात्कालीन कारण क्या था, जो कारतूस हुआ करते थे यानी कि बेस ब्राउन की जगह रॉयल इनफील्ड आई, यानी कि एक बंदूक का प्रयोग किया गया और जिसमें क्या होता था, जो कारतूस डलते थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी के बने हुए होते थे। और कारतूस तब भरे जाते थे बंदूक में जब उन्हें मुंह से खोलकर उसमें भर जाता था, जो कि जो ब्राह्मण लोग थे उनके लिए अछूत यानी कि शब्द एक प्रयोग होता था। तो वो मतलब कि ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते थे कि जिसमें मांस का या किसी चीज का प्रयोग हो। सही है। तो गवर्नर जनरल की परिषद में, अब आपसे मैंने बताया था कि वहां पर देखो क्या था, जो गवर्नर जनरल था वो चीफ इन कमांडर था, उससे निकाल दिया गया। लेकिन इसमें 1833 का अधिनियम आया, इसमें क्या हुआ बाद, तो इसमें एक सदस्य यानी कि जो परिषद का सदस्य बनाया गया वो सदस्य अलग से बनाया गया। क्या था वो, विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। सही है, विधि सदस्य की नियुक्ति की। मैकाले, आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था, तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। तो प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष, तो प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष वो किसके बना था, वो मैकाले की अध्यक्षता में ही बना था। कुल सदस्य कितने हो गए अब टोटल, देखो पहले 4 थे फिर निकल गया एक बीच में, अब क्या हुआ फिर से 4 सदस्य हो गए। तो आपको याद होना चाहिए किस अधिनियम के तहत 4 सदस्य हुआ करते थे और किसके समय 3 अध्यक्ष हो गए थे। क्लियर है। अब यहाँ ऐसा पढ़ेंगे हम 1853। अब देखो इसमें भी 20 वर्ष के लिए बढ़ावा दिया गया था इस अधिनियम को भी। अब 33 में यदि 20 जोड़ोगे आप तो आपका आएगा 53। तो 53 से आप चले गए कि 1853 का अधिनियम आपसे सुना होगा। तो इसमें क्या था, 1852 में सेलेक्ट कमेटी ऑन इंक्वायरी, यानी कि सेलेक्ट और कमेटी ऑन इंक्वायरी का मतलब होता है छानबीन करना। ये इंग्लिश का वर्ड है, आपको तो हिंदी में देखने मिलना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिसकी आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप एकदम से पढ़ लोगे इंक्वायरी क्या चीज़ है। तो इसका मतलब होता है कि पूछताछ या जांच पड़ताल करना। इसके रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को क्या हुआ कि जो एक्ट था, भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत प्रस्तुत की गई। संसदीय प्रणाली का मतलब यह होता है कि जो संसदीय प्रणाली क्या होती है हमारी, संसद में, संसद किस किस से मिलकर बनी है,
तो संसद से आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के देखो 3 अंग होते हैं। क्या होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आपसे पूछा जाए कि कितने सदन होते हैं, तो सदन होते हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा। क्योंकि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन सा भारत यानी कि जो भारतीय वो है संसद, इसका कौन सा अभिन्न अंग है, तो यानी कि अभिन्न अंग आता है तो उसमें आता है राष्ट्रपति। अभिन्न का अंग होता है कि जो राष्ट्रपति है वो संसद से अलग नहीं है। क्लियर है आपको? इस एक्ट को लाने के लिए 2 अन्य कारण थे। देखो 2 अन्य कारण थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों कारण आपको पता होना चाहिए। देखो एक तो राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड यात्रा, जो राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड यात्रा एवं बॉम्बे और मद्रास में नेटिव एसोसिएशन द्वारा सरकार का दबाव। ये नेटिव एसोसिएशन क्या था हमारा? नेटिव एसोसिएशन था यानी कि एनआई, यानी कि एक छावनी हुआ करती है, जैसे कि नेटिव इन्फेंट्री, जैसे कि अब 1853 का एक अधिनियम आया, क्या था? जिसे कि विधवा पुनर्विवाह आया, सही है। नेटिव मैरिज ऑफ एक्ट आया 1776 में। क्लियर है आपको? तो इस समय क्या था? इस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, सही है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, गवर्नर जनरल कौन था? अब आपसे क्वेश्चन आया है कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चलाई गई थी, तो आपको क्या याद होना चाहिए कि 1853 में ही सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेल चलाई गई थी। और कहां से कहां तक चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, जिसकी आपसे दूरी पूछे थे, दूरी कितनी थी आपकी? 34 किलोमीटर थी। आपसे ट्रेन का नाम पूछे कि ट्रेन का नाम क्या था, तो ट्रेन का नाम आपको पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में, तो ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। तो ब्लैक ब्यूटी आपका ट्रेन का नाम था। तो यहाँ से अब जो देखते हैं हम, इसकी मुख्य बातें देखते हैं। मुख्य बातें क्या थी? जो गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। अब इसमें क्या था भैया कि जो विधायी पालिका थी और प्रशासनिक थी उसे अलग अलग कर दिया गया। 6 विधायी परिषदों की नियुक्ति। अब देखो 6 विधायी परिषदों की नियुक्ति, भारत विधान परिषद का गठन हुआ। क्लियर है आपका? इसमें छोटी संसद की भांति कार्य किया गया। मान लें कि आपसे क्या जानने लगा है कि जो हमारी जो संसद बनी है, जो भारतीय विधान परिषद है, अभी आपसे पूछा जाए कि आप उत्तर प्रदेश, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो परिषदों की संख्या यानी कि कितनी परिषद सीटें हैं, जो भारतीय परिषद सीटें, विधान परिषद सभा की कितनी सीटें हैं, तो आप बताओगे 100 सीटें हैं। जबकि बिहार में, यदि बिहार में पहुंचोगे तो बिहार में कितनी सीटें हैं? लगभग 75 सीट के आसपास हैं, सही है। तो यहाँ से बता सकते हो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब मैंने आपसे बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रैक्ट और डायरेक्टर था, यानी कि एक विधि के रूप में आया था। एक विधि रूप में उसे पूर्णतः सदस्य कब बनाया गया? 1854 या 53 के अधिनियम में बनाया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रैक्ट में सदस्य की संख्या कितनी होती थी? अब देखो पहले 24 से घटकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। इसमें क्या था? कंपनी में उच्च पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने हैं तो 1854 में मैकाले समिति का अध्ययन किया गया और सिविल सेवा में भारतीयों की नियुक्ति की गई। तो अब आपसे पता होना चाहिए कि भारत में जो सिविल सेवा, सही है, जो भारत में सिविल सेवा की सर्वप्रथम परीक्षा कब की गई थी? तो 1854 में की गई थी। भारतीय ब्रिटिश सरकार में राज्य में कब्जे में रूपांतरित करके शुरुआत हालांकि निश्चित समय में निर्धारित की नहीं, यानी कि शुरू में तो ये निश्चित नहीं की गई थी। अब देखते हैं गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे कहाँ के हो रहे थे? बंगाल के प्रशासनिक कर्तव्यों को मुक्त कर दिया गया, क्योंकि अब जो शासन बन गया था वो किसका था? पूर्ण भारत का बन गया था, तो इसे पूर्ण से बंद कर दिया गया। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद को स्थानीय प्रतिबंध शुरू कर दिया गया, सही। इसका मतलब यह है कि पहली बार जो भारतीय केंद्र विधान परिषद थी, अब उसे क्या कर दिया? स्थानों के रूप में बांट दिया गया कि भैया प्रांत तो बना दिए गए कि उस प्रांत से ये है, उस प्रांत से ये है, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत, बिहार प्रांत, इस तरह से नाम दिए गए हैं बच्चों। तो मैं आपसे बता देता हूं, तो ये आप ऐसा क्या है, इसे बंद कर दिया गया। नई 6 सदस्यों को 4 विधि को अब देखो यहाँ पर 4 मैंने बताया है, 6 नए सदस्य क्या है कि यहाँ पर देखो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या 24 हुआ करती थी, 24 से यहाँ पर हमारे 18 आए, तो इसमें कितने की घटोत्तरी हुई है आपकी? तो आप बताओगे 6। तो ये जो 6 सदस्य आए थे उन 6 सदस्यों को लाकर क्या बना दिया गया? 6 नए सदस्यों का 4, सही है। तो 4 को बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा के प्रांतीय सरकारों को चुना लिया गया। अब जो 6 सदस्य थे इन्हें अलग अलग प्रांत चुना गया, कहाँ से? मद्रास, मुंबई, आगरा और बंगाल से इन्हें चुना गया। आगरा जो कि किस में पड़ता था? ये पहले संयुक्त प्रांत में पड़ता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम 1837 में क्या था? संयुक्त प्रांत, सही है। अरे उनकी कहानी है, तो अभी आगे हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो जो यह हमारा चलता है भारत सरकार अधिनियम 1858।
अब मैंने आपसे बताया था कंपनी के अधीन जो शासन चला है वो कब से चला है, तो 1773 से 1858 तक कंपनी के शासन में चला है, और 1858 से 1947 तक जो शासन चलता है ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पहुंच गया था। अब इसके भैया ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ब्रिटिश सरकार पहुंच गई थी। अब इससे पता होना चाहिए भैया इसका उद्देश्य था प्रशासनिक कमिश्नरी में सुधार, कि भैया कुछ ऐसे होते थे, अब भैया आपस में लड़ मर रहे थे जितने भी गवर्नर जनरल बने। अब क्या करा इंग्लैंड सरकार ने, क्या करा भैया इनकी ब्रिटिश सरकार, मैं यदि इंग्लैंड बोल देता हूँ आपको तो आपको घबराना नहीं है, आपकी क्या बात चल रही है, ये ब्रिटेन की बात चल रही है। तो ब्रिटेन में क्या था, अब उसने कहा कि बहुत मौज कर ली। अब क्या हुआ, इसने शासन बनाया कि भैया जो अधिनियम बनेगा, कोई भी एक्ट बन का आगा वो कहाँ से आगा, हमारा ब्रिटेन से, और ब्रिटेन की सत्ता चलेगी और नियम कहाँ कहाँ लागू होंगे, वो इंग्लैंड में भी लागू होंगे और भारत में भी लागू होंगे। तो भारत में जो सरकार जमनी चालू हो गई वो किसकी हो गई, ब्रिटिश सरकार की। तो भारतीय शासन देखो, एक हमारी ये कौन थी, ये महारानी विक्टोरिया के अधीन। महारानी विक्टोरिया यानी आपको पता होना चाहिए कि जो सर्वप्रथम ये क्या थी, जो महारानी विक्टोरिया के अधीन ही जो हमारी भारत सरकार अधीन हुआ था ब्रिटिश सरकार के, तो वो किसके अधीन हुआ था, तो ये किसको हुआ था, महारानी विक्टोरिया के। सही है। अब यहीं से मुख्य बातें क्या क्या है इसकी, तो इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर देगा। ईस्ट इंडिया कंपनी आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया की स्थापना जो कंपनी आई थी वो कब आई थी आपकी, तो 1600 ईस्वी में आई थी। और आपसे पूछा जाए कि जो उस टाइम ये किसने भेजा था, तो सर जो एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए, यानी कि पूर्वी भारत में व्यापार करने के लिए भेजा था। सही है। तो इसके तहत और राजस्व शक्तियों का जो ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी, यानी कि शक्ति किसे सौंप दी, जो भारत की शक्तियां थी, यानी कोई भी कानून दायरे बनेंगे वो किसे सौंप दी गई, ब्रिटिश सरकार को सौंप दी गई। तो मैं आपसे दोस्तों यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सरकार चल रही है वो किसकी चल रही है, भारत में ब्रिटिश की सरकार चल रही है। तो इसकी हम जो मुख्य बातें हैं वही मुख्य बातें पढ़ेंगे। अब इस अधिनियम की तो क्या थी, जो गवर्नर जनरल अब क्या थे, अब देखो अभी पहले भारत के जो क्या बनने थे, गवर्नर जनरल बने थे भारत के। अब क्या इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को हटाकर भारत का वाइसराय कर दिया गया, यानी कि पद बदल दिया गया। पद में जैसे जैसे देखो बदलाव होगा, तो भाई बदलाव तभी तो होगा, जैसे कि मान लो तुम किसी नौकरी पर हो और तुम्हारी पद में यानी पदोन्नति हो रही है, पदोन्नति का मतलब आपका प्रमोशन हो रहा है, तो आपकी सैलरी और जो आपकी पावर है वो तो बढ़ेगी। तो ऐसे इसमें यदि जब इनका नाम चेंज हो रहा है तो इनकी पावर आपस में बढ़ेगी। तो प्रथम वाइसराय, प्रथम जो भारत का, आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। आपसे पूछा जाए कि जो 1857 क्रांति के समय भारत के वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग ही हुए हैं। देखिए देख रखा है क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के बाद पारित हुआ। ये जो अधिनियम पारित हुआ था, ये किसका अधिनियम पारित हुआ था, 1857 के बाद ये पारित हुआ था। क्लियर है। वाइसराय भारत के ब्रिटिश का ताज प्रत्यक्ष प्रतिनिधि चुना। प्रत्यक्ष का मतलब है कि इसे, जैसे कि प्रत्यक्ष का मतलब है एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो आप जिसमें आप वोट डालते हैं, यानी कि जनता वोट डालती है, उसे प्रत्यक्ष निधि यानी कि प्रणाली विधि कहते हैं, निर्वाचन विधि। और यदि जिसमें आप वोट नहीं डालते हो तो उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें क्या हुआ था, आम जनता ने वोट डाला, यानी कि आम जनता के हिसाब से चुने गए थे कौन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें क्या हुआ था, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व चुने गए। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है सदस्य, जिसे बोल देते हो आप अध्यक्ष, कि उसमें ये इतने व्यक्ति खड़े हुए हैं। नियंत्रक बोर्ड ऑफ निदेशक बोर्ड, देखो एक था कंट्रोल ऑफ बोर्ड और एक था निदेशक ऑफ बोर्ड। निदेशक ऑफ बोर्ड को ये क्या होता है, निदेशक ऑफ बोर्ड, और ये कंट्रोल ऑफ बोर्ड। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आप कौन कौन इससे परिचित हो। सही है। तो कोर्ट को समाप्त करके अब भारत में क्या था, द्वैध शासन। द्वैध शासन का अंत कर इनके अधिकार में भारत राज्य, यानी कि जो देखो जो ये द्वैध शासन था सर्वप्रथम किसने लागू किया था, लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था। और जो जितने भी लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किए, लॉर्ड कर्जन ने उसे समाप्त कर दिया। तो अंत कर इस अधिनियम भारत में भारत राज्य सचिव को सौंप दिया गया। अब देखो भारत में क्या होता था, भारतीय सचिव आते थे। सही है, भारतीय सचिव आए इसके बाद में। सचिव का मतलब ये था कि आप जैसे कि आप पढ़ते हो, जैसे कि मार्लोमेंटो सुधार, मार्लोमेंटो सुधार आपने पढ़ा होगा, कब आया था आपका, 1909 ईस्वी में। तो मार्लो जो थे भारत के सचिव थे और मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे। तो दोनों के नाम पर क्या हो गया है आपको, मार्लोमेंटो सुधार। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। सही है। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था, आपसे पूछा जाए कि भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था तथा 15 सदस्यीय भारत परिषद का सर्जन एक नियमित, यानी कि निगमित, ये नियमित है यहाँ पर, नियमित निकाय के रूप में इसका मुगल सम्राट पद की समाप्ति हुई।
सही है, मुगल सम्राट। अब आपसे पूछा है कि मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी, तो आपका पता होना चाहिए ये किसने करी थी, बाबर ने की थी। सही है, तुजुए बावरी। तो तुजुए बावरी की आपसे पूछा है, तुजुए बावरी किसके द्वारा लिखी हुई है, बाबर के द्वारा लिखी हुई है। और कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो ये आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई है। क्लियर है दोस्तों। चलो, तो माय डियर फ्रेंड बने रहे हमारे चैनल से। देखते हैं आज हम भारतीय संविधान अधिनियम 1861 का अधिनियम। इसमें क्या था, इसमें जो था हमारी मुंबई प्रेसिडेंसी अलग अलग थी। जो भारत का वायसराय था, इसको क्या है, देश के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पहले भारतीय गवर्नर जनरल के पास होती थी। अब इसका अधिनियम भी क्या होता था भैया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। उद्देश्य क्या था इसका, सत्ता के विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण से आपको याद आ रहा होगा, बलवंत राय मेहता समिति भारत में आई थी पंचायती राज व्यवस्था में। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भी क्या था, कि केंद्र को विकेंद्रीकरण करना। क्लियर है आपको दोस्तों। तो भारत में सहयोग में है स्पष्ट लाया गया। मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो हम देखते हैं। भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय, जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। देखो बाहर मैंने अभी ऊपर देखा है, आपके 15 सदस्य आए थे। आपके 15 सदस्य का मतलब यह था कि जो भारतीय सचिव थे, भारतीय सचिव की सहायता के सहयोग के लिए 15 सदस्य आयोग के गठन बनाया गया, जिसके बांटा गया 7 और 8 में। जो भारतीय होते थे यानी कि जो कंपनी के अधीन होते थे वो 7 होते करते थे, और जो ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने जाते थे प्रतिनिधि द्वारा, वो 8 सदस्य होते थे। तो वो 7 और 15 के अनुपात में बांटा गया। तो टोटल मिलकर 7 या 15 जोड़ते हो तो 15 बन जाता है दोस्तों। तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद का विस्तार आपसे देखा गया। तो वो देखो, अब एक विधि आयोग आया था आपका, कब आया था वो, 1833 के अधिनियम में। तो वहां से एक विधि आयोग सदस्य बढ़ाया गया। अब इसमें भी 4 से क्या हुआ, 1 बढ़ा देगा, यानी कि 4 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5, यानी 4 से बढ़कर 5 हो गए उसमें भी। अब इसमें क्या हुआ, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारत प्रतिनिधित्व को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई है, तो 1861 के तहत हुई है। देखो दिनकर राव, अब ये आपको देखें यहाँ से, इसके तहत वायसराय कैनिंग द्वारा 1862 में आपसे पता होना चाहिए कि 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। तो आप बताओगे उच्च न्यायालय कौन कौन से की स्थापना हुई थी, तो मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में। इनमें क्या हुआ था, 1862 में स्थापना हुई किसकी, उच्च न्यायालय की स्थापना हुई इसमें। तो बनारस के, अब देखो इसमें क्या है, 3 भारतीय, बनारस के राजा हैं, पटियाला के महाराज। पटियाला जो पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और पटियाला में ही किसका, अमीर खुसरो का जन्म होता है। सही है, महाराज। और सर दिनकर राव को विधान परिषद के नामित किया गया। यानी कि आपसे पता होना चाहिए कि भारतीय कौन से 3 सदस्य भारतीय थे जिन्हें जो भारतीय परिषद थी उसमें शामिल किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा, और सर दिनकर राव को जो विधान परिषद के नामित किया गया था। बिना काउंसिल की संतुष्टि, यानी कि बिना काउंसलिंग की संतुष्टि, यानी संतुष्टि का मतलब होता है कि बिना उस पर संदेह करे हुए, कि यानी कि जब तक सहमत न हो जाएं, सहमत के वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की अधिकार दिया गया। अब देखो मैंने बता दिया गया कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई है, 1861 में। और जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अध्यादेश होती है वो किसमें होती है, मतलब कितने माह की होती है, तो 6 माह की अवधि होती है। अब आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रपति देश अध्यादेश जारी करता है वो किसकी सलाह पर करता है, कब कर सकता है देश अध्यादेश जारी। भाई देश उसे मान लो कि उसे शक्ति पावर है, लेकिन जब मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद के सलाह के बिना राष्ट्रपति क्या होता है, अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो अध्यादेश जारी जो करता है राष्ट्रपति वो 123 के अंतर्गत, अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत जो की है वो किसने करी है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई है। कब की गई थी, 1859 ईस्वी में की गई है। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी, देखो मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी भारत में, कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इसमें से क्या था, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्तियां वापस दे दी गई, जो पहले इनसे छीन ली गई थी, कोलकाता सरकार के पास थी, यानी कोलकाता प्रेसिडेंसी के पास थी। अब क्या हुआ, मुंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी इसके वापस शक्ति दी कि भैया तुम अपना कानून अपना आप बनाओ और फिर प्रशासन चलाओ। यह देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। कि विकेंद्रीकरण का मतलब यही होता है, छोटे छोटे गांवों से लेकर, छोटे छोटे शहरों से लेकर, उसमें अपने आप को शक्तिपूर्ण यानी कि पावरफुल बनाना, विकेंद्रीकृत। सही है। वायसराय को, वायसराय जो थे हमारे कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो वायसराय उत्तर पश्चिमी सीमा, यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा पश्चिम के विधान परिषद तथा स्थापित करने को शामिल मिली। तथा क्रम से इसमें क्या था, 1862, 1866, 1897 में इसका गठन हुआ। ऐसे धीरे धीरे एक्ट बने।
इसका मतलब है कि ये एक्ट बने कुछ कुछ, यानी कि इनके बाद देखो महत्वपूर्ण एक्ट जो था हमारा 1861 का था। इसके बाद में कुछ एक्ट आए लेकिन ये इतने मान्य नहीं रहे, तो इन्हें हम विस्तार में नहीं पढ़ेंगे। जो विस्तार में पढ़ने लायक है वो आपको बता रहे हैं दोस्तों, सही है। तो अब पढ़ेंगे हम भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का। इसका बाद आता है 1892 का। तो 1892 में हम पढ़ लेते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। आपसे पूछा जाए कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि की पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई है, सही है दोस्तों, तो वो हुई है आपकी 1892 के अधिनियम के अनुसार। निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत यानी कि चुनाव शब्द का प्रयोग। आपसे पूछा है कि चुनाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, तो 1892 ईस्वी में किया गया था। विधान परिषद अब जो थी बजट पर बहस करने और कार्यपालिका प्रश्नों पर उत्तर देने के हेतु अधिकृत थी। इसका मतलब यह था जो पहले भारतीय लोग होते थे, तो भारतीय लोग को जो हुकूमत बनाती थी यानी कि जो भी अधिनियम बनाती थी ब्रिटिश सरकार, उसमें भारतीय बोलने का अधिकार नहीं था। अब इसमें क्या हो गया भैया कि जो भारतीय लोग हैं, जो बजट बनेगा ब्रिटिश सरकार उसमें, तो उसमें क्या करती है, उसमें हक है भारतीय पूछने का कि इसमें क्या होगा। लेकिन इसमें भी एक अधिकार नहीं देगा, जो निर्वाचन विधि आयोग था इसमें निर्वाचन का अधिकार भारतीय लोगों को नहीं देगा, केवल बूझने का अधिकार था। यानी कोई भी मुद्दे पर बहस हो सकती है। मान लें कि मुझे प्रश्न गलत लग रहा है, उन्होंने कहा कि मैं इतना बजट यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ, यदि मुझे डाउट है कि भाई इतना पैसा यहाँ नहीं लगेगा, इससे कम लगेगा, तो मैं उस चीज़ पे बहस करूँगा उनसे। लेकिन उस पर जब चुनाव होगा तो उसमें मैं मत नहीं डाल सकता था उस टाइम। सही है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। तो अब विधान परिषद अब बजट पर बहस करने। अब आपसे पूछा जाए कि जो बजट शब्द है, बजट शब्द का आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है या नहीं, तो दोस्तों यह आपका भारतीय संविधान है उसमें इसका जो बजट शब्द है एक भी बार इसका प्रयोग नहीं किया गया है। क्योंकि जो उसमें मिलता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में देखने को मिलता है, यानी कि बजट को दूसरा नाम पेश किया गया है, वित्तीय वार्षिक विवरण के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। तो बजट शब्द का प्रयोग कहीं भी भारतीय संविधान में नहीं हुआ है। क्लियर है आपको। तो केंद्रीय एवं प्रांतीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, बहुमती सरकार सदस्यों का ही रहा। केंद्रीय विधानसभा इन गैर सरकारी सदस्यों को नगर पालिका, यानी कि देखो जो नगर पालिका थी ये 3 सरकार बढ़ गई, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वाइसराय जो नामांकित करते थे उसे, यानी कि नामांकित किया करते थे, वो कौन करते थे, वाइसराय करते थे। जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर के द्वारा होता था यह काम। सही है, जबकि किसके द्वारा होता था, प्रांतों में गवर्नर द्वारा हुआ करता था। क्या आप जानते हैं, यानी क्या आप जानते का मतलब है कि ये कुछ बने कि इसके कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो जानेंगे आप हम कि क्या आप जानते हैं। तो इसमें क्या है आपका, इसे मैं बताता हूँ। इसका मतलब है कि इसके क्या कारण है। 1873 के अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आपसे पता होगा 1884 में से समाप्त कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से भंग कर दिया। कब, 1 जनवरी 1884 ईस्वी को। अब उसके बाद में आता है एक शाही आयोग, शाही उपाध्यक्ष एक्ट, यानी कि इसको बोल देते हैं शाही आयोग। आया था कब, आया 1876 ईस्वी में। इसके द्वारा क्या हुआ, 18 अप्रैल 1876 ईस्वी को भारत में सम्राज्ञी, यानी कि जो सम्राट, यानी कि ये होता सम्राट का यदि आपसे पूछा जाए कि इसका फीमेल क्या होगा, यानी कि स्त्रीलिंग क्या होगा, तो भारत की सम्राज्ञी के रूप में महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया। क्लियर है, तो आपका ये क्लियर हो गया आपका। तो अभी ये देखते हैं जो हमारा ये महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी घोषित किस में गया, तो 1877 में एक दिल्ली दरबार लगा। सही है, दिल्ली दरबार 1877 में, तो इसमें महारानी विक्टोरिया थी, इसे सम्राज्ञी घोषित किया गया। सही है, सही है दोस्तों। तो आप आगे तक यहाँ तक जाने, यानी कि हम कहाँ तक आ गए 1884 के अधिनियम तक। तो दोस्तों इस आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ से मैं आशा करता हूँ कि आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो जो अधिनियम आते हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसी को ये देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए, भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अरे बस और